हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, रोज़ हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मारवाड़ के काफ़ी प्रतापी शासक हुए राव मालदेव। राव मालदेव को जाना जाता है 52 युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए, और मात्र 2 परगनों से अपना साम्राज्य इन्होंने 58 परगने कर लिया था। तो कौन कौन से युद्ध इनके द्वारा लड़े गए, साथ ही साथ क्योंकि साम्राज्य विस्तार करके अनेक सारे परगनों पर इन्होंने अधिकार किया तथा उनकी सुरक्षा के लिए अनेक दुर्गों का पुनर्निर्माण और निर्माण करवाने का कार्य भी राव मालदेव के काल में हुआ था। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में से एक राव मालदेव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फारसी इतिहासकारों के अनुसार अगर बात की जाए तो राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहा गया है, और हशमत वाले शासक का मतलब होता है शक्तिशाली शासक। अर्थात मैं यूं कह दूं कि इनके लिए शक्तिशाली शासक शब्द का प्रयोग फारसी इतिहासकारों के द्वारा तथा साथ ही साथ अबुल फजल के द्वारा भी इनकी प्रशंसा की गई है। 1532 ईस्वी की बात आती है और महीना था जून का। 5 जून 1532 ईस्वी को सोजत में इनका राज्याभिषेक हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके शासक बनने के अवसर पर केवल इनके पास में 2 परगने थे, पहला सोजत और दूसरा जोधपुर। लेकिन 52 युद्धों के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और अपने टोटल 58 परगने इनके द्वारा कर लिए जाते हैं। अर्थात एक बड़ा एम्पायर, बड़ा साम्राज्य जो था, यह इनके द्वारा स्थापित कर लिया जाता है। आइए जानते हैं इन्हीं से जुड़ी कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें। आपको पता तो होगा कि हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से, और हुमायूं को भारत छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी। जब हुमायूं पराजित होकर के जा रहा था, जब वह मारवाड़ वाले क्षेत्र में पहुंचा, तब हुमायूं के द्वारा अपने जो व्यक्ति हैं, दूत जो हैं, जिनमें हम रायमल सोनी की बात करें, मीर समंदर और अतका खां, इनको अलग अलग क्रम में राव मालदेव के पास में भेजा जाता है कि आप हमारी क्या सहायता करेंगे। यहाँ पर राव मालदेव के द्वारा भी सकारात्मक उत्तर दिया जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि जी मैं आपकी बिल्कुल सहायता करने के लिए आतुर हूँ, और साथ ही साथ बीकानेर का क्षेत्र जिसके ऊपर मेरा अधिकार है, वह क्षेत्र आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन जब अपने भेजे गए दूतों के माध्यम से यह जानकारी हुमायूं ने प्राप्त की, तब इनके दूतों के द्वारा ये कहा गया कि राव मालदेव हमें ऊपर से मीठी मीठी बातें करने वाला लग रहा है, हो सकता है उसके अंदर कुछ और चल रहा हो, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अर्थात हुमायूं जो था वह अविश्वास की वजह से यहाँ से सिंध वाले क्षेत्र, अर्थात मैं यूँ कह दूँ कि अमरकोट वाले क्षेत्र की तरफ चला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हुमायूं के द्वारा प्रस्ताव भिजवाया गया था सहायता प्राप्त करने का, और सकारात्मक उत्तर यहाँ पर राव मालदेव के द्वारा दिया गया था, लेकिन मालदेव के ऊपर विश्वास हुमायूं नहीं कर पाया था। इस कारण इस मारवाड़ के क्षेत्र में वह नहीं रुका और अपने काफिले के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर मेवाड़ में हम बात करें महाराणा उदय सिंह की, और महाराणा उदय सिंह विक्रमादित्य के भाई थे, और पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की बनवीर से रक्षा की थी, और 1537 ईस्वी में इनको चित्तौड़गढ़ से बचा करके पन्नाधाय कुंभलगढ़ में लेकर के पहुंची थी। दूसरी तरफ चित्तौड़ में शासन बनवीर का चल रहा था, अर्थात बनवीर के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया था, और इधर कुंभलगढ़ में 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार करना था, तो 1540 ईस्वी में जब उदय सिंह ने चित्तौड़ पर, अर्थात चित्तौड़ से शासन चला रहे बनवीर के ऊपर आक्रमण किया, तो यहाँ मेवाड़ महाराणा की सहायता राव मालदेव के द्वारा की जाती है, और इनके 2 प्रसिद्ध सेनापति जो थे, एक का नाम आता है जेता और दूसरे का नाम आता है कोपा,
जेता और कोंपा को सहायता के लिए इन्होंने मेवाड़ भेजा। तो जैसे ही 1540 ईस्वी में उदय सिंह का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हो गया, जहां उन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक भी करवाया था, यहां से अधिकार करने के बाद एक बसंत राय नामक हाथी था, इसका पूरा नाम आता है बसंत राय, और इस बसंत राय नामक हाथी को गिफ्ट के तौर पर मालदेव के पास में भिजवाया गया था, क्योंकि मालदेव ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सहायता की थी। क्योंकि मैंने ये कहा साम्राज्यवादी नीति के शासक हैं और 52 युद्धों के माध्यम से अपने 58 परगने भी उनके द्वारा किए गए हैं। इसी क्रम में इनके काल में भाद्राजून वाला जो क्षेत्र है वहां पर सिंधल वीरा का शासन चल रहा था और नागौर पर दौलत खां यहां हाकिम था। इसी विस्तारवादी नीति के तहत दोनों के ऊपर मालदेव के द्वारा आक्रमण किया गया। इनको पराजित कर जो भाद्राजून और नागौर का क्षेत्र है यह अपने साम्राज्य में राव मालदेव के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। साथ ही साथ 1541 ईस्वी का एक युद्ध आता है जिसका नाम आता है पहोबा, या फिर इसे ही कहा जाता है साहेबा का युद्ध। ये युद्ध जो था ये दो शासकों के मध्य लड़ा गया था और एक तरफ हम बात कर सकते हैं मारवाड़ और सामने जो सेना थी वह बीकानेर। आप अगर बीकानेर राज्य की बात की जाए तो बीकानेर राज्य जो है वहां पर भी राठौड़ सत्ता थी और ये राठौड़ सत्ता मारवाड़ से ही निकली थी। राव जोधा के पुत्र राव बीका के द्वारा ही एक अलग राठौड़ सत्ता का केंद्र बीकानेर स्थापित किया गया था, लेकिन मारवाड़ के शासक मालदेव के द्वारा बीकानेर पर भी आक्रमण कर दिया गया और अपने एक सेनापति, इसका नाम आता है कोंपा, इसको आक्रमण करने के लिए बीकानेर भेजा जाता है। और बीकानेर में इस समय जो शासन चल रहा था वह चल रहा था राव जेत सिंह का। ये बात हम कर रहे हैं 1541 1541 ईस्वी की बात आती है। इस युद्ध में जब बड़ी विशाल सेना मारवाड़ की तरफ से बीकानेर पहुंचती है, जिसका सामना करने के लिए बीकानेर शासक राव जेत सिंह भी आए, लेकिन राव जेत सिंह इस युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। अर्थात इस युद्ध के बाद इस बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कोंपा अर्थात राव मालदेव का हो गया और कोंपा को यहाँ का प्रबंधक राव मालदेव के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जब मेड़ता वाला जो क्षेत्र था नागौर का, यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी वीरमदेव ने, और इधर हम जैसा देख पा रहे हैं बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया है। तो इन राव जेत सिंह के दो बेटे आते हैं, एक का नाम आता है कल्याणमल और दूसरा था भीम। कल्याणमल और जो ये मेड़ता का वीरमदेव है, जिनके क्षेत्रों पर राव मालदेव ने अधिकार कर लिया है, ये पहुंच जाते हैं यहाँ से शेरशाह सूरी के पास में, और शेरशाह सूरी को मारवाड़ अर्थात राव मालदेव पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए इनके द्वारा प्रेरित किया जाता है। जी हाँ, जब आक्रमण के लिए प्रेरित किया गया तो शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर के आता है और एक युद्ध मारवाड़ और शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसका नाम आता है गिरी सुमेल का युद्ध, या फिर इसे ही बैटल ऑफ जेतारण या जेतारण का युद्ध भी इसे कहा जाता है, जो लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। क्योंकि मैंने कहा राव जेत सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर पर मारवाड़ के शासक मालदेव के अधिकार के बाद राव जेत सिंह के पुत्र जो थे कल्याणमल और भीम, वे दोनों शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। इधर मेड़ता के वीरमदेव को भी शेरशाह सूरी के पास जाना पड़ा, क्योंकि मेड़ता के क्षेत्र पर भी राव मालदेव ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो शेरशाह को मालदेव पर आक्रमण हेतु यहाँ पर इन दोनों के द्वारा प्रेरित किया जाता है। अब शेरशाह को जब प्रेरित किया गया तो शेरशाह भी अपनी सेना लेकर के यहाँ पर पहुँचता है। गिरी सुमेल या जेतारण का यह क्षेत्र वर्तमान पाली डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं पर सेना लेकर के ये शेरशाह सूरी पहुँच गया। दोनों सेनाओं ने आमने सामने पड़ाव डाल दिया। लगभग 2 महीने तक शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर के बैठा रहा, लेकिन सामने से चल करके उसने आक्रमण नहीं किया, अर्थात उसकी हिम्मत मालदेव के ऊपर आक्रमण करने की नहीं हो रही थी। राशन सामग्री भी धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन मेड़ता के वीरमदेव के द्वारा राशन का प्रबंध यहाँ कर दिया जाता है और शेरशाह सूरी को आक्रमण करने के लिए प्रेरित इनके द्वारा निरंतर किया जाता रहा। 1544 में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह ने एक तरकीब से काम किया।
अलग अलग मत आते हैं। एक मत ये कहता है कि जेता और कोंपा के जो टेंट थे जहां पर ये लोग रुके हुए थे वहां पर धोखे से कुछ रुपए रखवा दिए जाते हैं और इनको ये कह दिया जाता है कि हमें कंबल और साथ ही साथ सिरोही की तलवारें खरीदनी हैं, इसकी एवज में हम ये आपको रुपए दे रहे हैं, जिस बात से ये जेता और कोंपा भी अनभिज्ञ थे। दूसरी तरफ एक लेटर दे दिया जाता है, अर्थात मैं यूँ कह दूँ कि जो मालदेव था उसके पास में एक पत्र शेरशाह सूरी के द्वारा भिजवा दिया गया और ये कहा गया कि आपके दोनों सेनापति हमारे साथ मिल चुके हैं, जैसे ही युद्ध प्रारंभ होगा वे आपका साथ न देकर के शेरशाह सूरी का साथ देंगे और अगर आपको यह विश्वास नहीं होता है तो आप इनके टेंट की जांच करवा सकते हैं। मालदेव ने जब जांच करवाई तो जो पैसे थे वो इनको दिख गए और इसी कारण अपने सेनापतियों पर विश्वास इनको नहीं हुआ और अपनी आधी सेना के साथ में ये जोधपुर की तरफ निकल जाते हैं। तो हमने ये कहा कि जो सेना नायक है उन्होंने शत्रु से घूस लेकर उनके साथ मिल जाने का निश्चय किया। ये सूचना मालदेव के पास में पहुंचा दी जाती है और मैंने आपको यह भी बताया कि डेरे में जो रुपए इनके मिले जिससे स्वयं भी आपके अनभिज्ञ थे जेता और कोंपा, इस अविश्वास की वजह से मालदेव आधी सेना के साथ में जोधपुर लौट जाता है। जब इस बात की खबर इनके सेनापति जेता और कोंपा को लगी, अपने ऊपर लगे विश्वासघात के दाग को धोने के लिए जेता और कोंपा ने मारवाड़ शासक मालदेव के जो सेनापति थे शेरशाह के साथ युद्ध करने का निश्चय इनके द्वारा किया जाता है। और इसी निर्णय के तहत हम अगर बात करें 5 जनवरी 1544 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल या फिर इसे जेतारण का युद्ध कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है क्योंकि छोटी ही सेना की टुकड़ी यहाँ पर जेता और कोंपा के पास में थी, लेकिन फिर भी वे बड़ी मजबूती के साथ शेरशाह सूरी के सामने लड़े और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। इसके लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किस युद्ध के बाद की घटना आती है? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद की घटना हम कर रहे हैं, जो लड़ा गया था 5 जनवरी 1544, क्योंकि अविश्वास की वजह से राव मालदेव आधी सेना के साथ में यहां से जोधपुर चले गए थे। अब जब शेरशाह सूरी की युद्ध में जीत हो गई तो शेरशाह सूरी के द्वारा आगे बढ़कर जोधपुर के ऊपर भी आक्रमण किया जाता है, अर्थात शेरशाह सूरी ने जोधपुर के ऊपर भी क्या कर लिया? अधिकार। और यहां का प्रबंधक जो था वह नियुक्त किया जाता है खवास खां को। याद रख लीजिएगा, जोधपुर के ऊपर भी शेरशाह सूरी ने अधिकार स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र का प्रबंधक जो था वह खवास खां को नियुक्त किया जाता है। 1545 ईस्वी में कलिंजर के कीरत सिंह के खिलाफ युद्ध करते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई थी और जैसे ही शेरशाह की मृत्यु होती है, मालदेव ने जिन्होंने शरण सिवाना दुर्ग में ले रखी थी वे वापस जोधपुर की तरफ आए और जोधपुर के ऊपर इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। न केवल जोधपुर पर अधिकार किया गया बल्कि पोखरण, फलोदी, जालोर और मेड़ता का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में राव मालदेव के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। और इसी कड़ी में हम अगर चर्चा करें, गोपीनाथ शर्मा जी ये कहते हैं, इनका एक स्टेटमेंट ये आता है कि राव मालदेव जो थे या गिरी सुमेल युद्ध जो हुआ उसके बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का एक अध्याय समाप्त हो गया, जिसके वैभव पृथ्वीराज चौहान, हमीर चौहान, कुंभा, सांगा और मालदेव। इसके बाद जो समय प्रारंभ होता है यहाँ से आश्रितों का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसके पात्र वीरम, कल्याणमल, मान सिंह, मिर्जा राजा और अजीत सिंह, जिन्होंने मुगल शासकों की अधीनता को स्वीकार किया था और उनके सूबेदारों के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया था। तो इसी के लिए गोपीनाथ शर्मा के द्वारा ये कहा गया कि स्थिति बदलती है इस गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मालदेव प्रतापी होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अच्छे निर्माता भी थे क्योंकि साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया था। अपने 52 युद्धों के विजय प्राप्त के बाद 58 परगने इन्होंने अपने साम्राज्य में कर लिए थे, तो एक अच्छा निर्माता भी था। और जोधपुर दुर्ग की बात हम अगर करें तो जोधपुर दुर्ग को सुरक्षित करने के लिए इनके द्वारा परकोटे का निर्माण, राणासर कोट और शहर पना जो है जोधपुर में ही
इनका निर्माण मालदीव के द्वारा करवाया जाता है। इनके अलावा सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोज, भाद्राजून, रिया, सिवाना, पिपाड, नाडोल, कुंडल और फलोदी आदि दुर्गों के चारों तरफ परकोटा या फिर कोट बनाने का कार्य इन दुर्गों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया और इनकी एक रानी थी, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध उमा दे, क्योंकि वे अजमेर में रह रही थी, इसीलिए अजमेर में जो पीने का पानी था उसकी व्यवस्था भी इनके द्वारा करवाई गई। और पानी को ऊपर चढ़ाने का रहट जो आता है, आपने देखा होगा गांव में तो आज भी कई जगह रहट का प्रयोग किया जाता है कुएं से पानी निकालने के लिए। तो जो पैर से चलने वाला रहट जो है उसकी व्यवस्था यहाँ पर ऊपर पानी चढ़ाने के लिए राव मालदेव के द्वारा ही की जाती है। तो इन कार्यों के माध्यम से हम देख सकते हैं राव मालदेव एक अच्छे प्रतापी शासक तो थे ही थे, एक अच्छे निर्माणकर्ता भी नजर हमें आते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया है कि इनकी एक रानी थी जो जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी, नाम था उमा दे, जिन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से हम जानते हैं, जिनके द्वारा अपना अधिकतर वक्त जो है वह आपके अजमेर वाले क्षेत्र में ही बिताया गया था। और उमा दे के द्वारा अजमेर में जो तारागढ़ है वहां पर अपना जीवन व्यतीत किया गया था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वह यह आती है कि मारवाड़ शासक मालदेव के काल में ही जो मेवाड़ महाराणा थे, जिनका नाम आता है उदय सिंह, इनके साथ में 1557 में एक युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध का नाम आता है हरमाड़ा का युद्ध। इस हरमाड़ा के युद्ध में भी राव मालदेव के द्वारा मेवाड़ के उदय सिंह को पराजित करने का कार्य किया गया था। अगर हम बात करेंगे शेरशाह के आक्रमण के समय मालदेव के द्वारा जो उमादे जो अजमेर दुर्ग में रह रही थी, निवास कर रही थी, उनको इधर जोधपुर के क्षेत्र में सुरक्षित बुलाने के लिए ईश्वरदास बारट को भेजा जाता है और रानी इस बात के लिए तैयार भी होगी। प्रारंभ में तो रानी के द्वारा ही कहा गया कि मैं भी क्षत्राणी हूँ और मैं भी रक्षा करना जानती हूँ, इसीलिए मैं अजमेर में ही मोर्चेबंदी करके शेरशाह के इस आक्रमण का सामना करने वाली हूँ। लेकिन बाद में राव मालदेव के द्वारा आशा बारट, ईश्वरदास बारट को यहाँ पर भेजा गया तो रानी जोधपुर आने के लिए तैयार हो गई। जब इस बात का पता अन्य रानियों को लगा तो उनके द्वारा आशा बारट को भेज दिया जाता है रानी के पास में और आशा बारट ने एक व्यंग्य यहाँ पर कसा, अर्थात फप्ती यहाँ पर कसी, अर्थात रानी का स्वाभिमान जो था वह आशा बारट के द्वारा जगाया जाता है। इसीलिए वे जोधपुर ना पहुँच करके यहाँ से गुंदो चली जाती हैं और यहीं पर मालदेव की पगड़ी के साथ में सती भी हो जाती हैं मालदेव के देहांत के बाद। मालदेव के काल में ही आशिया के दोहे, आशा बारट के गीत, ईश्वरदास के सोठे, रतन सिंह रिवेली आदि कई ग्रंथों की रचना इनके काल में हमें देखने को मिलती है। और राव मालदेव के सबसे बड़े बेटे का नाम था राम, लेकिन इनकी एक रानी थी जिनका नाम आता है स्वरूप दे। उनके प्रभाव से इन्होंने अपने बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया और छोटे पुत्र जो स्वरूप दे के ही पुत्र थे चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी इनके द्वारा बनाया गया था। और राव मालदेव के देहांत के बाद मारवाड़ में चंद्रसेन ही शासक बने थे। 1562 ईस्वी में राव मालदेव का देहांत हो जाता है। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हमने चर्चा की किस प्रकार प्रारंभ में जब इनका राज्याभिषेक हुआ था इनके पास केवल 2 परगने, लेकिन 52 युद्धों में विजय प्राप्त कर अपने 58 परगने इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल किए। और 2 बड़े महत्वपूर्ण युद्ध जिनमें पहुबा या साहेबा 1541 बीकानेर पर अधिकार किया राव जेत सिंह को पराजित कर, और 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा आक्रमण किया गया गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें जेता और कोपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इस युद्ध में शेरशाह मुश्किल से जीता था, तब उसने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उम्मीद करूंगा कि राव मालदेव के बारे में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, स्टडी IQ RS और स्टडी IQ राजस्थान, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं ताकि सेशन का PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाए। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान से रिलेटेड तो स्टडी IQ एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ प्रवीण 33 कोड लगा करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।